योगेंद्र सिंह के आदमियों से बचने के लिए सिद्धार्थ उसी घर में जाकर छुप गया था जहां पर रणधीर और टिया ने शक्ति मौली को छुपाया हुआ था। शक्ति मौली की आत्मा ने सिद्धार्थ को यह बताने की कोशिश की कि आखिर में उसे पारद क्यों मिला है और उसे कहां जाना है, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि सिद्धार्थ के पास आत्माओं से बात करने की शक्ति नहीं आई थी। इसी बीच सुकृति के रोने की आवाज सुनकर वो लोग उस घर में घुस गए थे। सिद्धार्थ उनसे बचने के लिए सबको साथ लेकर उस कमरे में घुस गया था जहां पर शक्ति मौली का शरीर था। अगर सिद्धार्थ की अंगूठी शक्ति मौली के शरीर से छू जाती तो वो होश में आ सकता था। पीछे होते होते सिद्धार्थ का हाथ लगभग शक्ति मौली के पास पहुंच चुका था। तभी वहां पर किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। बर्तन के गिरने से सिद्धार्थ चौंक गया था और उसका हाथ शक्ति मौली के शरीर को टच करते करते रह गया था। वो बर्तन किसी और ने नहीं, गुल्लू ने गिराया था, क्योंकि योगेंद्र सिंह के आदमी उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे जिधर सिद्धार्थ सुकृति और बीरेन के साथ छुपा हुआ था। इसलिए उसको योगेंद्र सिंह के आदमियों को डराना था और वो अपने मकसद में सफल भी हो गया था। उधर कोई है, उन आदमियों में से एक ने कहा और सारे लोग उसी तरफ चले गए थे। गुल्लू ने सिद्धार्थ को तो योगेंद्र सिंह के आदमियों से बचा लिया था, लेकिन उसकी वजह से पारद शक्ति मौली के पास जाते जाते रह गया था। योगेंद्र सिंह के आदमियों के दूसरी तरफ जाने के बाद सिद्धार्थ सुकृति और बीरेन को लेकर चुपचाप दूसरी तरफ से दबे पांव बाहर निकलने लगा था। राजरक्षक, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक बार होश में लेकर आओ, मैं आपको ही ढूंढने इतनी दूर से आया हूं। सिद्धार्थ को वहां से निकलते देखकर शक्ति मौली की आत्मा ने सिद्धार्थ से कहा, लेकिन पिछली बार की तरह अब की बार भी उसके सारे प्रयास बेकार चले गए थे। सिद्धार्थ उस घर से बाहर आ गया था और दीवार के पीछे से झुककर आगे बढ़ ही रहा था कि उसका झुका हुआ सिर किसी भारी चीज से टकरा गया था। सिद्धार्थ ने जब निगाह उठाकर देखा तो उसके सामने वही आदमी खड़ा हुआ था। उसका नाम कालिया था। उसका शरीर उसके नाम के अनुरूप ही काला और गठा हुआ था। दिखने में वो रेसलिंग का फाइटर लग रहा था। ये वही आदमी था जिसने सिद्धार्थ की गोली निकाली थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसने अपनी पिस्तौल सिद्धार्थ के सिर पर रखती थी। अब हिलना भी मत, वरना गोली मार दूंगा। उस आदमी ने सिद्धार्थ के सिर पर रखी हुई बंदूक के ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहा और फिर अपने साथियों को आवाज दी, ओए आ जाओ सब, मिल गया ये। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी उस घर से बाहर निकल आए थे। चूंकि उन्होंने इससे पहले सिद्धार्थ की रफ्तार देखी थी, इसलिए वो किसी भी प्रकार की मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के ऊपर एक साथ बंदूक तान दी थी। बहुत दौड़ाया तुमने भाई, क्या खाते हो, हमें भी बताओ। कालिया ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक का यूज करके उन्हें मारना तो चाहता था, लेकिन वहां खड़े सभी लोगों के हाथों में गन थी। इसलिए सिद्धार्थ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। अपनी रफ्तार से वो तो उनके गोलियों का शिकार होने से बच सकता था, लेकिन उसके साथ बीरेन, सुकृति और गुल्लू भी थे, जिनके अंदर इतनी तेजी नहीं थी कि वो सिद्धार्थ की तरह भाग सके। मैं मंत्री जी को बताता हूँ कि लड़का हमें मिल गया है और उन्हें यहीं बुला लेता हूँ। कालिया के एक साथी ने कालिया की ओर देखते हुए कहा, ओए रुक जा भाई, पहले मुझे इससे इंटेरोगेशन कर लेने दे कि आखिर में इसके पास अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि इसने सुरेश को एक ही किक में उड़ा दिया था। सुरेश वही बंदा था जिसे सिद्धार्थ ने योगेंद्र सिंह के घर के अंदर मारा था। कालिया के इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपना फोन उठाकर अपनी जेब में रख लिया था और उसके बाद कालिया सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, मैंने तेरे हाथों में एक लाइट देखी थी। ऐसा लगा था कि जैसे कि तेरे हाथों में कोई बिजली चमक रही हो। कौन है तू, साफ साफ बता। कालिया ने सिद्धार्थ से सवाल किया। कालिया का सवाल सुनकर सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लगा कि अब उसका राज खुल गया था। सुकृति और बीरेन भी सिद्धार्थ को अजीब सी नजरों से घूरे जा रहे थे, मानो उन्हें भी सिद्धार्थ के ऊपर शक हो गया हो। लेकिन सिद्धार्थ कालिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बोलेगा भाई या गोली खा के ही बोलेगा? सिद्धार्थ को खामोश देखकर कालिया ने सवाल किया। मैं प्रीतपुरा में रहता हूँ। मेरा मंत्री जी के लड़के के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सिद्धार्थ ने बेवकूफों की तरह जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कालिया हंसने लगा था।
ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ बेवकूफ था, वो जानबूझकर बेवकूफों की तरह जवाब दे रहा था ताकि सबका ध्यान बिजली वाली बात से हट जाए। भाई, ये तेरे स्कूल का हेडमास्टर नहीं है जो तू इसे अपना इंट्रो दे रहा है। पीट पाट और निकल यहां से, वरना वो पागल बुढ़ा आ गया तो पीतल भरवा देगा अंदर। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर गुल्लू ने उससे कहा। गुल्लू की बात सुनकर सिद्धार्थ कसमुसा कर रह गया था। वो भी कालिया और उसके साथियों को मारना चाहता था, लेकिन सुकृति और बीरेन के वहां होने की वजह से वो चुपचाप खड़ा हुआ था। मैं मंत्री जी को फोन करने जा रहा हूं कालिया। अगर उन्हें पता चला कि हमने जानबूझकर उन्हें देर में जानकारी दी है तो वो मार देंगे हम सबको। इतना कहते हुए उस आदमी ने अपना फोन निकाल लिया था, लेकिन इससे पहले वो योगेंद्र सिंह का नंबर डायल करता, वहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी और उसके बाद उस आदमी का सिर तरबूजे के जैसे छीछालेदर हो गया था। उसको मरते देखकर सब सन्न हो गए थे। वहां पर एक मौत भरा सन्नाटा फैल गया था। उसके जो बाकी के साथी थे उनके चेहरे पर एक डर फैल गया था। इससे पहले कि वहां कोई कुछ एक्शन लेता कि लगातार 8 गोलियों के चलने की आवाज आई और कालिया को छोड़कर सब के सब वहीं ढेर हो गए थे। सिद्धार्थ कालिया के सामने मुंह बनाए खड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कालिया था। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कालिया ने उसके ऊपर गोली क्यों चलाई है। अपने साथियों को मारने के बाद कालिया ने अपनी बंदूक की नली सिद्धार्थ की तरफ मोड़ दी और उसके बाद उसकी ओर देखते हुए बोला, बोल तू कौन है, वरना इन लोगों की तरह तेरी भी खोपड़ी खोल दूंगा। कालिया की धमकी कोई गीदड़ भभकी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कालिया को क्या जवाब दे कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया गूंजा। आपने अपने साथियों को क्यों मारा? सिद्धार्थ ने बात को 180 डिग्री पर मोड़ते हुए कहा, लेकिन उसका ये पैंतरा काम नहीं आया, क्योंकि इस सवाल ने कालिया के गुस्से को और बढ़ा दिया था। मैं जो पूछ रहा हूं चुपचाप उसका जवाब दे। तेरे हाथ में वो बिजली कैसे पैदा हो गई? तूने वो कैसे कर लिया जो सिर्फ मेरे दोस्त को आता था? कालिया ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उसके इतना कहते ही बीरेन के कान खड़े हो गए थे। गुरबचन तू? बीरेन ने आगे बढ़कर कहा। अपना असली नाम सुनते ही गुरबचन एकदम से चौंक गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने बीरेन से सवाल किया। उसके सवाल करने पर बीरेन उसके सामने आ गया था और जैसे ही गुरबचन की नजर बीरेन के ऊपर पड़ी, उसके हाथों में से पिस्तौल छूट गई थी। बीरेन अंकल, आप जिंदा हैं? इतना कहते हुए गुरबचन ने बीरेन को गले से लगा लिया था और रोने लगा था। गुरबचन को बीरेन के गले लगकर रोता देख सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। गुरबचन पूर्व राज्य रक्षक आदित्य का दोस्त और ट्रेनर था। वो आदित्य के गायब होने के कुछ दिन बाद ही बीरेन भी लापता हो गए थे। गुरबचन ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले थे। गुरबचन को लगा था कि शायद आदित्य के गम में बीरेन ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज बीरेन को अपने सामने देखकर वो भावुक हो गया था। अंकल, इसके मूव्स बिल्कुल आदित्य के जैसे हैं। आपने इसे नोटिस किया? गुरबचन उर्फ कालिया बीरेन की ओर देखते हुए बोला। इससे पहले कि बीरेन गुरबचन को कोई जवाब देते कि उन लोगों को गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी। मिनिस्टर साहब आ गए हैं क्या? लेकिन इनके पास जानकारी कैसे पहुंची? गुरबचन अपने आप से बोला और फिर जब वो फोन मिलाने वाले बंदे के पास गया तो उसने देखा कि होम मिनिस्टर का नंबर डायल था और डायल मिनट्स चल रहे थे। गुरबचन समझ गया था कि होम मिनिस्टर ने उनकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए उन लोगों का वहां रुकना ठीक नहीं है। वो बीरेन, सिद्धार्थ, सुकृति और गुल्लू को लेकर वहां से फरार हो गया था। वो लोग भागकर पहाड़ के दूसरी साइड पर बने हुए रोड पर आ गए थे, जहां पर बीरेन के साथ आए बुद्धा आर्ट्स एकेडमी के 2 लड़के गाड़ियां लेकर वेट कर रहे थे। वो लोग उसी गाड़ी में बैठ गए और वहां से बुद्धा आर्ट्स एकेडमी की ओर निकल गए थे। योगेंद्र सिंह जब उन लोगों को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचा तो उसका खून खौल गया था। उसके सामने उसके आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी और गुरबचन उन लोगों को लेकर गायब हो चुका था। आपके साथ लाख विश्वासजनक लोग हों, लेकिन अगर कोई एक आदमी आपके साथ विश्वासघात कर दे तो आप युद्ध कभी नहीं जीत सकते, चाहे वो मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध हो या फिर जिंदगी का युद्ध।
योगेंद्र सिंह के साथ भी यही हुआ था। गुरबचन ने सिद्धार्थ को मारने के उसके इरादों पर घड़ा भर पानी उड़ेल दिया था। उन लोगों को ढूंढो, उसके लिए जो करना हो करो, लेकिन मुझे सारे के सारे जिंदा चाहिए। योगेंद्र सिंह ने दांत पीसते हुए अपने आदमियों से कहा और वो वहां से सिद्धार्थ को ढूंढने चले गए थे। इधर वो लोग सिद्धार्थ को ढूंढ रहे थे, उधर इंद्रनगर से सिद्धार्थ को ढूंढने आ रहे काल नेमी के भतीजे और असुराग के बेटे अधूता के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। अधूता, मैं बोल रहा हूं। वो आवाज सुनकर अधूता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इससे पहले जब उसने ये आवाज सुनी थी तब उसे बहुत अपमान सुनना पड़ा था। जी श्रीमंत, अधूता ने जवाब दिया। युवराज शक्तिमौली और राज्य रक्षक आपस में मिल चुके हैं। अब तुम्हें राज्य रक्षक को इंद्रनगर तक आने से रोकना होगा। अगर वो यहाँ तक आने में सफल हो गया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके लिए तुम जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो और जितनी चाहो उतनी तबाही और बर्बरता मचा सकते हो। उस आदमी ने अधूता से कहा। यह वही आदमी था जिसे इंद्रनगर राजमहल से एक अज्ञात इंसान ने भेजा था। उसकी बात सुनकर अधूता ने ठीक है में जवाब दिया और फिर उसका विमान और तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ चला था। उसके पास अब कुछ भी करने की आजादी थी। ईटानगर से भागे सिद्धार्थ, बीरेन, गुरबचन, सुकृति और गुल्लू के साथ साथ वो दोनों लड़के बुद्धा मार्शल आर्ट्स के गेट पर पहुंच चुके थे। अकेडमी की गाड़ी होने की वजह से उन्हें झट से अंदर भेज दिया गया था। अंदर जाकर जब बीरेन गाड़ी से उतरा तो अपने सामने का नजारा देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। उसके सामने ग्रैंड मास्टर गुरु द्रोण खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहे हों। क्या हुआ ग्रैंड मास्टर? उनको वेट करते देखकर बीरेन ने सवाल किया। ये अब यहां नहीं रह सकता। ग्रैंड मास्टर ने इतना कहा और अंदर जाने लगे थे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। आखिर क्यों किया था ग्रैंड मास्टर ने सिद्धार्थ को रहने से मना? और क्या होगा जब अधूता मचाएगा पृथ्वी पर तबाही? कैसे रोकेगा सिद्धार्थ उसको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।